हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये जो ग्राफ होते हैं ये हमें क्यों पढ़ने चाहिए। ग्राफ से ऐसा क्या होता है जो एक नॉर्मल रिटन क्वेश्चन से या रिटन इन्फॉर्मेशन से नहीं हो पाता, हमें ग्राफ की ज़रूरत आन पड़ी। तो आइए समझते हैं। देखिए ग्राफ जो है ना, जो ग्राफ है वो एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करता है। क्या अगर कोई पूछे कि भैया ग्राफ क्या है तो उसके सामने अंग्रेजी में बड़बड़ा देना कि भैया इट इज अ कन्वीनियंट मेथड टू present data and analyze it। यानी कि जो ग्राफ होता है ना वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने में काम में आता है और वो उस प्रेजेंटेशन को इतना कन्वीनियंट बना देता है, जो प्रेजेंट करता है उसको भी और जो उसको देख रहा है, यानी कि आप जो ऑडियंस है उसको एनालाइज करने में हमें आसानी होती है। अभी हमने देखा कि ग्राफ किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि भैया ग्राफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखो भैया, जो आपका ग्राफ होगा ना वो ऐसी दो लाइनों से बना हुआ होगा। ध्यान से देख लो, वो ऐसी दो लाइनों से बना हुआ होगा और इन लाइनों को हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। और जो ये दोनों एक्सिस होती हैं ना, उन दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, यानी कि दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। अब ध्यान से समझना एक बात, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस हो ना, जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है जो सीधी ऊपर जा रही है, हम लोग कहते हैं उसको वाई एक्सिस। और जो लेटी हुई है, जो स्लीपिंग है, जो हॉरिजॉन्टल है, हम उसको कहते हैं एक्स एक्सिस। आई बात समझ? अब कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भैया अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम कौन सा अपनी इंफॉर्मेशन का पार्ट वाई एक्सिस पे लें और कौन सा एक्स एक्सिस पे लें। तो भैया एक रामबाण इलाज है, उसको याद कर लो कि अगर आपके डेटा में दो क्वांटिटीज़ हैं और एक क्वांटिटी ऐसी है जो या तो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हो या सर्टेन अदर कंडीशंस पर डिपेंडेंट हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं। आई बात समझ? यानी कि वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस जो है, वर्टिकल डिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं। कौन सी? डिपेंडेंट, जो या तो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस पर डिपेंड हो या सर्टेन अदर कंडीशंस पे डिपेंड हो। और यहीं पर इसका उल्टा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटीज आ गई और यहाँ पर एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती हैं आपकी वो आ जाती हैं। तो जैसे कि अगर आप जब मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली पढ़ेंगे, तो उसमें हम ज़्यादातर डिस्टेंस, आपकी वेलोसिटी, स्पीड, ये सब हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे लेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी। लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी आप लोग पढ़ोगे जिसको हम कहेंगे टाइम, वो हमेशा डिपेंडेंट एक्सिस पे आएगी, इंडिपेंडेंट एक्सिस पे आएगी। कौन सी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप बड़ा अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि यानी कि वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस कौन सी? वर्टिकल वाली। तो उसमें उसमें कौन सी क्वांटिटीज आती हैं? उसमें आती हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज। और जो आपकी एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस जो होगी उसमें आएगी जो आपकी कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल जो होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई स्लीपिंग लाइन। तो एक्स एक्सिस आएगी, उसमें आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? इंडिपेंडेंट। कौन सी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। आई बात समझ? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें आपको बस एक छोटी सी चीज और याद रख लेनी है कि जब भी हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान समझना, जब भी हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम उसमें लाइन ग्राफ का यूज करेंगे। कौन सा? लाइन ग्राफ का। आपने ग्राफ कई सारे सुने होंगे, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हम मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ लाइन और ग्राफ को यूज करते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये ग्राफ एक मैच का ग्राफ है, एक क्रिकेट मैच का ग्राफ है। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, 5-5 ओवर का मैच था, जिसमें जो डॉटेड लाइन है, जो आपकी डॉटेड लाइन है वो इंडिया के रन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो कर्व लाइन है वो आपके पाकिस्तान के रन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप एक बात बताइए, मैंने ओवर्स को एक्स एक्सिस पे लिया है। कहाँ पे लिया है?
एक्स एक्सिस पे लिया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है। हॉरिजॉन्टल पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आती हैं और मैंने रन्स को यहाँ वाई एक्सिस यानी कि डिपेंडेंट क्वांटिटीज पे जो जिस पे आती हैं, मैंने रन्स को उस पे लिया है। अब आप बताइए क्या ओवर्स किसी पर डिपेंडेंट है? नहीं भैया, ओवर तो जैसे चल के आ रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अगर ओवर जितने होने हैं, जैसे कि 5 ओवर का मैच था ये, तो 5 ओवर तो 5 ओवर के ही रहेंगे और हर एक ओवर में 6 बॉल होंगी। पर क्या रन इस ओवर पर, क्या रन का अपना कोई वजूद है? क्या रन अपने हिसाब से बढ़ेंगे? नहीं, वो किस पर डिपेंड करेंगे? वो हो सकता है या तो ओवर्स पर डिपेंड करें, लेकिन इस केस में हम लोग समझ सकते हैं वो प्लेयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? प्लेयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। आई बात समझ? अब जैसे कि जो डॉटेड वाला है, तो इंडिया ने काफ़ी कम ओवर्स में, अगर हम इसको ध्यान से एनालाइज करें तो काफ़ी कम ओवर में 25 रन बना लिए, ध्यान से देख सकते हैं। लेकिन जो यहीं पर कर्व वाली है, यानी कि जो पाकिस्तान है, उसने हो सकता है कुछ 17-18 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई, कुछ 5 ओवरों में टीम ऑल आउट हो गई और ज़्यादा रन नहीं बना पाए। आई बात समझ कि कैसे जो रन्स हैं और जो ओवर्स हैं वो कैसे, क्यों वाई एक्सिस और क्यों एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करिए गए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीटी ग्राफ के बारे में। डीटी ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें हम लोग डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस में लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? अल्टीमेटली जो चला रहा है, यानी कि, और हम कह सकते हैं स्पीड पर, तो वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसलिए हम उसको वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा टाइम है हम लोग उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब क्या होता है कि जब भी हम लोग मोशन के वाले ग्राफ की बात करें, तो जो इसमें लाइन लोग हम ये यूज़ करते हैं, जो हम लोग लाइन ग्राफ में जो लाइन यूज़ करते हैं, हम इसको लाइन ना के स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। आई बात समझ? यानी कि जब हम मोशन वाली ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें जो लाइन ग्राफ का जो लाइन बना रहे होते हैं, उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अब ये जो स्लोप होती है, ये अलग अलग ग्राफ की अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि जो हमारा डीटी ग्राफ है, उसकी जो स्लोप होगी वो स्पीड रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? स्पीड रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब जैसे कि हमने जाना था कि जो डीटी ग्राफ की स्लोप होती है वो स्पीड रिप्रेजेंट करती है। अब जानते हैं कि भैया जो स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है इसका क्या मतलब हुआ है, मतलब कैसे ये चीज़ डिफाइन हुई। तो अब जैसे कि मेरे पास ये एक मैंने ग्राफ बना लिया है, जिसमें मैंने वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस ले लिया है, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम ले लिया है, और मैंने इसकी एक स्लोप बनाई। अब ध्यान से आप देख सकते हैं कि, और अगर मैं अब इस स्लोप को एनालाइज करूं तो ये कुछ आपकी ऐसी स्लोप आएगी। ठीक है, ये स्लोप आपकी कुछ ऐसी स्लोप आएगी। अब बात करते हैं कि जो स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ। ध्यान समझना, ये जो स्लोप है, अब मैं अगर इस वाले पॉइंट को ए मान लूँ, तो ये जो ए है, यानी कि जो इसकी स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाएगी, जिसको हम कहेंगे थीटा। ये अभी आप समझते चलना, थोड़ी सी ऊपर से बता रहा हूँ मैं आपको कि ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक एंगल बनाएगी थीटा। ठीक, अब मैंने इमेजिन करो कि ए वाले पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिरा दी, ए वाले पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर गिरा दी, तो ये कितने का एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। आई बात समझ? अब क्योंकि मैंने इसको थीटा ले लिया, तो मैं इसको टेन थीटा से हम लोग इसकी स्लोप निकालते हैं। किससे निकालते हैं? टेन थीटा से। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी सिर्फ आप इतना कर लो, ये सब आप 10th में आगे पढ़ेंगे, टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, लेकिन अभी सिर्फ मेरे लिए इतना समझ लो
क्या करा कि भैया मैंने एक स्लोप बनाई थी, चलिए मैं ये मिटा देता हूँ। हाँ, मैंने एक स्लोप बनाई थी और उस स्लोप से मैंने जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था वहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दी थी एक्स एक्सिस में, और जो स्लोप है वो एक एक्सिस से एक एंगल बनानी थी जिसको मैंने नाम दे दिया थीटा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, पढ़ा है आपने। और थीटा जहाँ से बनता है वो वाली जो साइड होती है वो कहलाती है बेस, यानी कि जो हमारा बी ओ होगा, अगर मैं इस वाली साइड को ओ मानना हूँ, इस वाले पॉइंट को, यानी कि जो हमारा बी ओ होगा वो बेस है, और जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। मैंने इसको टेन थीटा ले लिया। क्या ले लिया? टेन थीटा ले लिया। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। बेस क्या है यहाँ पर? बी ओ। बेस क्या है यहाँ पर? बी ओ। अब यहाँ पर एक गहरी बात आप अपने आप देखना कि जब मैं यहाँ ए बी से आगे की तरफ जाऊँगा, तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैंने डिस्टेंस लिख दिया। अब जो बी ओ है, ध्यान से देखो, जो बी ओ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखो भैया, ये जो हमारे पास शक्ल निकल के आई, ये जो हमारे पास मुखड़ा निकल के आया, ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछली वाली, कि ये एक वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग स्पीड निकालते हैं। आई बात समझ कि हमने जो स्लोप है dt ग्राफ की, वो स्लोप स्पीड कैसे निकाल ली है भैया? ये कार्यक्रम हमने करा कि हमने टेन थीटा लिया। टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपकी डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही थी और जो बेस थी वो आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रही थी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड होता है। यही मैंने आपसे कही थी कि जो स्लोप होती है वो स्पीड रिप्रेजेंट करती है। आई बात समझ। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। जो dt ग्राफ है उसकी जो हमने जैसे जाना कि dt ग्राफ की स्लोप है वो स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्पीड में भी अलग अलग तरीके की स्लोप्स बन सकती हैं। कैसे? डिपेंडेंट अपॉन कि भैया स्पीड कैसी है। अब मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में स्पीड के बताया था कि स्पीड यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। बताया था कि स्पीड दो तरीके की हमने पढ़ी थी, कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है और यूनिफॉर्म भी होती है। और जो ग्राफ होते हैं वो स्पीड के इस टाइप की वजह से जो उसकी स्लोप होती है, जो उसकी लाइन होती है वो वेरी करती है। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अलग होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ अलग होगा। और जब स्पीड ज़ीरो होगी, अभी तो हमने ये देखा कि जब स्पीड कांस्टेंट है, फिर हमने देखा स्पीड वेरिएबल है, फिर हमने देखा जब स्पीड ज़ीरो है तो उसकी ग्राफ क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। अब भैया जैसा कि हमने देखा कि जो dt ग्राफ की स्लोप होती है वो स्पीड रिप्रेजेंट करती है, और जो स्पीड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और जीरो तीन तरीके की हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जब स्पीड यूनिफॉर्म हो तब हम लोग क्या करते हैं। जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी, ध्यान समझना, जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तब उसका जो स्लोप होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब था कि जब स्पीड पूरे डिस्टेंस में कांस्टेंट रहे। अब क्या ये सही में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन तो हमने देखा था। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब इक्वल डिस्टेंस वो कभी तो कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जब उसकी स्पीड हर एक मोमेंट पर, हर एक टाइम ड्यूरेशन पर कांस्टेंट रहेगी। तो आइए वो चेक करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस में डायरेक्शन डिस्टेंस लिया है, और मैंने यहाँ पर y एक्सिस में डिस्टेंस लिया है और x एक्सिस पर टाइम लिया है। तो यानी कि मैंने 4 मीटर कवर करा 1 सेकंड में, 4 मीटर कवर करा 1 सेकंड में, फिर 8 मीटर कवर करा 2 सेकंड में, और फिर 12 मीटर डिस्टेंस कवर करा 3 सेकंड में। ठीक, अब मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा लूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ, ये और ये, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 8 मीटर।
कितने टाइम में 2 सेकेंड, यानी कि 2 to 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ। और कोई उठा लो, ये उठा लो, चलो ये और ये उठा लो। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 12 मीटर का, कितने टाइम में 3 सेकेंड में हुआ है भैया। काटा पीटी करी, कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। और लेना है, चलो ये भी ले लो। 4 क्या है, 4 क्या है मेरा, डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस क्या है 4/1 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ। तो यानी कि ये जो ग्राफ है ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, जब आपकी जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म यानी कि टोटल पाथ में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे। आई बात समझ। पूरे पाथ में आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे। और हमेशा जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ की जो स्लोप होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट होगी। क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ठीक। अब क्या होता है, इसी को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ देते हैं और अलग तरीके से आपको एक ग्राफ देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से देखा। वो आपको ये दे देंगे, सेम यही पूरा यही उठा देंगे, पूरी यही डेटा यहाँ पर चिपका देंगे। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, यही पूरा डेटा डाल दिया। लेकिन अभी ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखा, ये जो स्लोप थी ना वो ऑलमोस्ट इसके बीच में से जा रही थी। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनना है ना वो उसको बिल्कुल बीच से काटते हुए जा रही थी, यानी कि ये दोनों 45 डिग्री के एंगल बन रहे थे। लेकिन मैंने यहीं पर ऐसे बना दी। ध्यान देखना, मैंने यहीं पर ग्राफ की स्लोप ऐसे बना दी। अब भैया मैंने आपसे कही थी कि भैया यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और इस तरीके की होनी चाहिए, यानी कि हल्की सी झुकी हुई होनी चाहिए। समझ रहे हो ना। ये तो बताई थी मैंने, यूनिफॉर्म मोशन की जो स्लोप होती है वो स्ट्रेट होगी और वो हल्की सी झुकी हुई है, यानी कि कुछ इस तरीके की होगी। लेकिन मैंने इस तरीके की बना दी, पर क्या ये यूनिफॉर्म मोशन की हो जाएगी? हाँ भैया ये भी यूनिफॉर्म मोशन की होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की क्या है, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है। अब बात आती है कि भैया इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। नहीं भैया, अंतर है। हाँ भैया अंतर है। क्या अंतर है, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप जो है इसका मतलब बता रही है कि स्लोप स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इस वाले ग्राफ की स्लोप स्पीड तो रिप्रेजेंट कर ही रही है, साथ के साथ ये भी बता रही है कि जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो ना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। यानी कि जो इसकी स्लोप है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। समझ रहे हो ना, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। आप कहोगे भैया हमने ये कैसे निकाला? ये भैया हमने जो tan थीटा पढ़ा था ना, कि हमने इसको यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल, ये जो स्लोप है इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, उससे निकाला। कैसे? अब भैया ये बताओ, ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये वाला एंगल ज़्यादा है ये वाला एंगल ज़्यादा है? अगर मैं इस वाले ग्राफ को इतना लंबा ही बना दूं, इतना बड़ा ही बना दूं, तब आप देखोगे कि भैया जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ना ये वाला जो एंगल है, ये ये ज़्यादा होगा। तो भैया ध्यान से देख लेना, अगर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया हुआ हो और स्लोप दी हुई हो और पूछा जाए कि भैया बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है, कि जो स्लोप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ज़्यादा एंगल बनाएगी, ज़्यादा थीटा एंगल बनाएगी, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। आई बात समझ। इसमें इसने जो एंगल है वो ज्यादा बनाया, इसलिए इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो जो उसकी स्लोप आएगी वो कैसी आएगी। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में का मतलब हुआ कि यानी कि उसमें जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बोलो हाँ कि ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि भैया वो मोशन कि जिसमें स्पीड जो है वो ऊपर नीचे होती रहे, ऊपर नीचे, यानी कि एक्सेलरेशन आपका इन्वॉल्व रहे। यानी कि जब डीटी ग्राफ में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि और हम लोग कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा उसकी जो स्लोप होगी वो कर्व होगी।
ध्यान से समझना, जो यूनिफॉर्म मोशन था उसकी जो स्लोप थी, जो उसकी लाइन थी, वो एक स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन जो क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो स्लोप होगी वो एक कर्व होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो स्लोप है वो एक कर्व लाइन होगी। क्या होगी? कर्व लाइन होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक पैराबोला टाइप बनना है। क्या? एक पैराबोला टाइप बनना है, स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ पर अगर आप जब चेक करेंगे तो आपको स्पीड में वेरिएबिलिटी आएगी। देखिए पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। यहाँ पर स्पीड भी जो है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं है, वो हर जगह आपको वेरी करते हुए मिलेगी। देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या जो अगर हम लोग इसको अच्छे से tan थीटा वगैरह का लगा कर करें तो आपकी जो स्पीड आएगी वो कांस्टेंट नहीं आएगी, किसी में ज़्यादा आएगी किसी में कम आएगी। तो मेन मोटिव आपको ये चीज़ याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का की जो स्लोप होगी वो कर्व लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड है वो ऊपर नीचे घटती रुटती रहती है। हम जानते हैं कि जब हमारी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाए, जब हमारी, ध्यान समझना, फील लेके समझेंगे, जब हमारी जो कितनी स्पीड है वो ज़ीरो हो जाए। अब एक चीज़ बताओ, जब हमारी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, जब हमारी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी तब कोई भी मोशन होगा? कोई भी मोशन होगा? नहीं होगा, डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं हो रहा है। तो यानी कि स्पीड का ज़ीरो होना ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, वो आराम कर रहा है। भैया आलसी बना पड़ा है, आराम कर रहा है, अपना इनर्शिया मेंटेन करते हुए चल रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है, रुका हुआ है। एक ही बात है, और रेस्ट और स्टेशनरी एक ही बात है, रुका हुआ है। रुका हुआ है यानी कि वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। तो इसका बताओ ग्राफ कैसा होगा? देखो, आपने प्लान बनाया कि आप कल सुबह गाड़ी से दुबई जाएंगे, ठीक। ऐसे ही आपने प्लान बनाया, दुबई जाएंगे, और आपने फिर अपने घर से गाड़ी लेके निकल लिए, और आपने जो भी अपने जितना भी मोशन जिस हिसाब से करा आपने उसका ग्राफ बनाया। जो हमारा अब मैंने डिस्टेंस लिया है y एक्सिस पे और टाइम लिया है x एक्सिस पे। अब क्या करा मैंने ये जितना भी है ना डिस्टेंस वो किलोमीटर में, मैंने पहले 1 किलोमीटर कवर करा, 4 किलोमीटर कवर करे, 6 किलोमीटर कवर करे, 8 कवर कर लिए। अब 8 पे क्या हो रहा है? ध्यान समझना, 8 पे जाके मैंने गाड़ी रोक दी। एक सुनील फैमिली ढाबा आया, वहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी और मैं वहाँ पर बैठ के खाना खाने लग गया। अब ध्यान समझना, 8 किलोमीटर पे जो मेरी कार है, जो 8 किलोमीटर पे मेरी कार जो है, यानी और मैं भी जो हूँ वो रेस्ट पे है, कोई मोशन नहीं हो रहा। लेकिन जो हम लोग रीडिंग ले रहे हैं उसमें टाइम तो बढ़ता जा रहा है। क्यों? टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम किसी के कहने पर नहीं रुकेगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आपके कहने पर टाइम रुका है कि भैया अभी रुक जा, अभी मेरा दोस्त आ रहा है? नहीं ना। तो टाइम किसी के कहने पर नहीं रुकता, तो इसलिए टाइम तो चले जा रहा है। 1 सेकंड निकला, 2 सेकंड निकले, 4, 5, 6, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, टाइम अपना चलता जाएगा। विच मीन्स अगर हम लोग एक बॉडी रेस्ट पे है उसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? वो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 8 किलोमीटर पे ये, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यही तो आएगा। 1 सेकंड पर भी 8 किलोमीटर, 2 सेकंड पर भी 8 किलोमीटर, 3 सेकंड पर भी 8 किलोमीटर, 4 सेकंड पर भी 8 किलोमीटर। तो यानी कि क्या यहाँ पर स्पीड है? नहीं भैया, बढ़ी नहीं रही, उतना ही बता रही है। यानी कि जो हमारी जब हम स्पीड ज़ीरो होगी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ज़ीरो होगा उसका अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो जो उसकी स्लोप आएगी वो पैरेलल आएगी। यानी कि इस टाइप की जो स्लोप आएगी वो पैरेलल आएगी किसके? x एक्सिस से। वो पैरेलल आएगी x एक्सिस पे, क्योंकि हम लोग टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ और हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो उसकी स्लोप जो है वो टाइम एक्सिस से
पैरेलल आएगी, यानी और हम लोग थोड़ा इसको और अच्छे से समझें तो यानी कि जो स्लोप और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के बीच का एंगल यानी कि थीटा 0 होगा। आई बात समझ?